हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवरतन आज फिर एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड मेथड की, नेशनल इनकम मेथड की, जिसमें हम इनकम मेथड को बताएंगे कि इनकम मेथड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। मगर आपने अगर इससे पहले वाले मेरे जो वीडियोस हैं, लेक्चर हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं वैल्यू एडिट का भी एक लेक्चर आपको दे चुका हूँ, उससे भी पहले मैंने एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड ऑफ नेशनल इनकम आपको बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम एवेल्युएट करते हैं, मैंने जो कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट होके नहीं आती। उसके लिए हमको एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम पहले पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करके लाएंगे उससे फिर हम कन्वर्ट करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, और सेकंड मेथड है हमारे पास इनकम मेथड। देखिए इनकम मेथड क्या होता है, यानी कि ये इसका जैसे नाम है इनकम, तो इनकम का मतलब होता है कहीं से जो हमारे पास इनकम जनरेट हो रही है। अब इनकम हमारे पास कहाँ से जनरेट होती है, वैसे मैंने आपको बताया था कि फैक्टर जो होते हैं हमारे फॉर द प्रोडक्शन, वो हमारे 4 फैक्टर होते हैं। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जितने भी ये फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के अंगेंस्ट में हम उनको पेमेंट करते हैं। ये जितने भी फैक्टर होते हैं इस पेमेंट को हम उसके अंगेंस्ट में, इन फैक्टर के अंगेंस्ट में उनको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो चलिए एक डेफिनेशन के थ्रू मैं इसको समझाता हूं आपको, फिर इसकी कैलकुलेशन बताता हूं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा। पहले आप डेफिनेशन देखिएगा क्या कह रहा है ये, कि द इनकम मेथड मेजर नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट, यानी कि फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट टू द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि प्राइमरी फैक्टर कौन से होते हैं प्रोडक्शन के, मैंने आपको बताए 4 प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहां पर भी क्या है कि लैंड के अंगेंस्ट में हमको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। लेबर के अंगेंस्ट में हमको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। कैपिटल के अंगेंस्ट में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और जो एंटरप्रेन्योर जो उसको बिजनेस करता है उसको क्या अर्न होता है, प्रॉफिट अर्न होता है फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज इन अ अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक होल ईयर के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर से, और फैक्टर के अंगेंस्ट में जो इनकम हुई वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होंगे। यानी कि आपको ये ध्यान रखने, जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं उनके अंगेंस्ट में जो हमारी इनकम हो रही है, रेंट, वेजेस, कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यानी कि ये जहाँ से भी हमारी इनकम हो रही है, फैक्टर हैं आपके 4, और इसके जो पेमेंट्स हैं वो हम किस किस पेमेंट को करते हैं, रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में और प्रॉफिट में। तो हमको ये जो डेफिनेशन में बताया गया है कि प्राइमरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत हमको कहीं से भी ये फैक्टर के अंगेंस्ट में जो इनकम हो रही है उन सभी इनकम को हम जोड़ देते हैं। चलिए इसका हम मेजरमेंट की बात करते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इसमें मेजर किए जाते हैं, कौन कौन सी पॉइंट होते हैं जिसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट होते हैं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपको इनकम मेथड आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारे मेन 5 पॉइंट्स है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम। ये हमारे पास 5 पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट को अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमारा कैलकुलेट होके आता है NDP-FC। बट जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा NNP-FC कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहले हम NDP-FC कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको चेंज करेंगे कैसे हम NDP-FC को हम NNP-FC में कैलकुलेट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं तो इनकम मेथड में सबसे पहला पॉइंट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए अगर कोई भी वर्कर काम करता है जो फर्म में तो उसको 2 चीज़ें मिलती हैं, पहला वेजेस और दूसरा सैलरी। एक उसको मिलती है वेजेस और दूसरा उसको सैलरी।
फैक्ट्री में जो वर्क करता है उसको वेजेस मिलता है, जो ऑफिसेज में वर्क करता है उसको सैलरीज मिलती है, जो व्यक्ति डे बाय डे वर्क करता है उसको जो रेमुनरेशन मिलता है उसको हम वेजेस कह सकते हैं, या जो परमानेंटली मंथली वर्क कर रहा है उसे हम सैलरी कह सकते हैं। यानी कि वो अलग अलग कंसेप्ट है। आपको केवल यहाँ पे इतना समझना है कि यहाँ पे हम क्या पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कि हम जो कंपनसेशन हो रहा है यानी कि जो वर्कर वर्क कर रहा है उसके अंगेंस्ट में उसको दो ही चीज़ें मिलती हैं, पहला वेजेस और दूसरा सैलरी। देखिए वेजेस और सैलरी भी उसको दो तरह से मिलती है। पहला होता है हमारे पास कैश, यानी कि उसको नगद में सैलरी देना, नगद में हमने वेजेस दी, और दूसरा हमारे पास होता है काइंड्स। देखिए सर जी काइंड क्या होता है? काइंड्स का मतलब है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपको जो एम्प्लॉयर है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दे रहा है, आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ दे रहा है, घर की फैसिलिटीज़ दे रहा है। तो ये क्या है कि अगर कोई भी अलाउंसेस वो दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश के अलावा, सैलरी के अलावा जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड करता है, जो मैंने आपको नाम बताए, वो सभी हमारे किस में आता है? काइंड्स में, क्योंकि वो भी उसके लिए क्या होता है? एक बेनिफिट्स होता है एम्प्लॉय के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम जो कंपनसेशन देते हैं या मिलता है एम्प्लॉयज़ को उसको कंसीडर करते हैं। पहला जो कि हमें दो तरह से होता है, वेजेस या सैलरी, और वेजेस और सैलरी भी हमें दो तरह से मिलती है। एक पहला कैश जो कि उसको पेमेंट हो रहा है, दूसरा उसका काइंड जिसमें हम अदर देन कैश की बात करते हैं, यानी कि उसकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। सेकेंड इसमें मेन पॉइंट होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा कि जब भी हम फर्म में काम करते हैं तो एक प्रोविडेंट फंड होता है। तो जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी टर्म्स कंडीशन क्या होती हैं? जितना प्रोविडेंट फंड है उसमें जो जितना कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय करता है सेम उतना ही कंट्रीब्यूट वहाँ का एम्प्लॉयर करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं और मैं को पीपीएफ में यानी कि प्रोविडेंट फंड में मुझे 1,000 ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें क्या होता है कि 500 रुपीज़ मैंने अपनी तरफ से ट्रांसफ़र करे और 500 रुपीज़ मेरे को एम्प्लॉयर ने क्या करा? ट्रांसफ़र करा। यानी कि जो पीपीएफ फंड है, प्रोविडेंट फंड है, उसमें हमने कितना कंट्रीब्यूट करा? 50% मैंने किया और 50% एम्प्लॉयर ने किया। तो इसमें केवल वही इनकम या अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जो एम्प्लॉयर ने दिया। अपनी इनकम का कंट्रीब्यूशन हम उसमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम। मगर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके में, जो 50% शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जो 500 रुपये जो आपको दे रहा है, वो भी हम इसमें क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। आपको यहाँ पे बात केवल इतनी सी ध्यान रखनी है कि आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को इसमें कंसीडर नहीं करना, केवल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ही ऐड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकेंड हम पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रेंट और रॉयल्टी। देखिए रेंट और रॉयल्टी, रेंट का मतलब होता है कि अगर हम अपनी कोई भी एसेट्स को एक स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक टाइम टर्न्योर के अकॉर्डिंग उसको अगर हम देते हैं तो हमको वो मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली पेमेंट करता है रेंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, अगर हमने अपनी कोई लैंड किसी को दे रखी है, कोई बिल्डिंग किसी को दे रखी है, तो उससे क्या रिसीव हो रहा है? हमारी किस तरह से इनकम हो रही है? रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड है अदर, जो हमने पॉइंट लिया है वो रॉयल्टी के लिए लिया। देखिए रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जनरली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, कोल माइन हो गया, ब्रिक मेकिंग हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। यानी कि कोई किसी ऑथर ने उसको कोई बुक लिखी और उस बुक के अगेंस्ट में जो पब्लिकेशन वाला है वो उसको क्या देगा? रॉयल्टी। आपने कोई कोल माइन में वर्क किया और एक लैंड, आपका जो लैंडलॉर्ड होता है, एक दूसरा लेसी होता है, तो जो पर्सन जो अपनी बिल्डिंग को या अपनी लैंड को दूसरे पर्सन को देता है फॉर स्पेसिफिक यूज़ के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो क्या दे? उसको क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो ये जनरली जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। पब्लिकेशन वाला भी जो ऑथर होता है उसको वो रॉयल्टी पेड करते हैं। तो यानी कि जो भी इनकम हो रही है, चाहे वो लैंड से हो या अदर किसी भी रिसोर्सेज से हो, जिसके फॉर्म हमारे होने चाहिए रेंट और रॉयल्टी, उसको भी हम इसमें कंसीडर करते हैं।
थर्ड इसमें होता है हमारे पास प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट जब होता है तो सबसे पहले हमारा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जब हमारी इनकम होती है तो हमको टैक्स पेड करने पड़ते हैं। इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक वर्ड होता है आपका, मान के चलिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 20,000 रुपये हमारा टैक्सेस का क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपके पास कितना प्रॉफिट बचा, 80,000। 1 लाख में से हमने 20,000 क्या करा, टैक्सेस का दे दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 80,000। अब 80,000 में से कंपनी क्या करती है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर आर अनसर्टेन, तो उसको सिक्योर करने के लिए उसमें से वो 50,000 रुपीज़ सेव कर देते हैं। इट्स कॉल्ड रिटेन अर्निंग, इट्स कॉल्ड रिटेन अर्निंग। अब 80,000 में से 50,000 क्या करा, उसने माइनस कर दिया। अब कितना बचा, 30,000। 30,000 वो क्या करेगी, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उसको वो क्या करेगी, एज अ डिविडेंड के रूप में उसको वो पेमेंट कर देगी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपको 3 फॉर्म में देखना है, कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में और रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। जो टैक्सेस हो रहे हैं उसको माइनस करके, जो रिटेन अर्निंग हो रही है उसको माइनस करके, जो बचता है अमाउंट वो हम एज अ डिविडेंड उसको सेल आउट कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट के कंसेप्ट में आपको ये 3 चीज़ें देखनी है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। फोर्थ पॉइंट होता है हमारे पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है अगर हम किसी भी अमाउंट को, किसी भी इन्वेस्टमेंट को अगर हम किसी भी पर्सन को दे देते हैं तो उसके अंगेंस्ट में, या कैपिटल को किसी पर्सन को दे देते हैं, उसके अंगेंस्ट में हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना है, इसमें हम गवर्नमेंट जो बैंकिंग एंटरप्रेन्योर हैं उसके इंटरेस्ट की बात नहीं करते, उसके इंटरेस्ट को हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते। इसमें हम 2 तरह के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। पहला हाउस होल्ड, यानी कि आपने किसी व्यक्ति को दे दिया है और उस व्यक्ति से आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा हमने बात करी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। अगर आपने उसको एक सर्टेन, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ अमाउंट अगर दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन हमको कोई भी अमाउंट अगर देती है वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट है, यानी कि जो बैंक से, एफडी से, उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। केवल 2 इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास मिक्स्ड इनकम। देखिए मिक्स्ड इनकम क्या होती है, यानी कि जो हमारे फैक्टर हैं उसके अलावा भी अगर हम कोई अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ट टाइम कोचिंग करता हूँ, ठीक है, अगर मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे, सैलरी, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कोचिंग करता हूँ, तो उससे जो मेरी इनकम हो रही है वो मैंने क्या, किस में आएगी, मेरी मिक्स्ड इनकम। या मेरे को मान के चलिए कुकिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छी चीज़ बना के उसको सेल आउट करता हूँ। हैंडीक्राफ्ट मेरे को वर्किंग आती है तो मैं उसको सेल आउट करता हूँ। या मेरे को कोई टेक्निकल चीज़ें आती हैं जिसको मैं करके उसको सेल आउट करता हूँ, जिससे मेरी जो इनकम होती है उस इनकम को हम क्या कहेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। यानी कि अदर देन फैक्टर इनकम, जो भी इनकम अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग जो पर्सन अर्न करता है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जिसको उसकी नॉलेज होती है उससे वो अर्न करता है, इट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। तो आपको मैंने यहाँ पे 5 फैक्टर बताए। 5 फैक्टर में आपको फर्स्ट था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड था रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड था प्रॉफिट, फोर्थ था हमारे पास इंटरेस्ट और लास्ट था हमारे पास मिक्स्ड इनकम। और इसमें भी हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमने बात की थी, यानी कि जो पर्सन एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय को जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, जो भी उसको रिसीव हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, और जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो हमको केवल इनकम लेनी है कि इनकम कहाँ से हमारे पास आ रही है। यानी कि सबसे पहला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि जो भी चीज़ें मिल रही है, मैंने आपसे बात करी, या तो वेजेस मिलेगा या सैलरी मिलेगा। वेजेस और सैलरी भी हमारे 2 पार्ट्स में मिलेंगे, या तो कैश में मिलेगा या काइंड में मिलेगा।
सेकंड हमने इसमें बात करी थी कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए। सेकंड हमने रेंट और रॉयल्टी की बात करी, यानी कि किसी आपके लैंड के अगेंस्ट में, बिल्डिंग के अगेंस्ट में जो हमको रेंट मिल रहा है, या हमें को किसी भी ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग, कॉपीराइट के अकॉर्डिंग, या हमने किसी कोल माइन को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो हमको रॉयल्टी मिल रही है, लैंडलॉर्ड को जो रॉयल्टी मिल रही है वो भी उसके इनकम का पार्ट है। थर्ड हमने बात करी थी प्रॉफिट की। प्रॉफिट में हमने 3 चीज़ों की बात करी, कॉर्पोरेटिव टैक्सेस की बात करी, डिविडेंड की बात करी और रिटेन अर्निंग की बात करी। फोर्थ हमने बात करी इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यहाँ पर हमको केवल हाउस होल्ड प्लस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कैलकुलेट या कंसीडर इसमें नहीं करते। और लास्ट मैंने आपको बताया मिक्स्ड इनकम, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड की जाती है, अलग से जनरेट की जाती है, कोई स्किल के अकॉर्डिंग, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वो सभी इनकम हम सेल्फ एम्प्लॉयड में रखते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास ये जो 5 फैक्टर हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड मिक्स्ड इनकम, इसमें से हम जब रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास निकल के आता है यहाँ पे, यानी कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, रेंट एंड रॉयल्टी को ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और इधर हमारे पास इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास निकल के आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा हमारे पास? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपको यहां पे इतना ध्यान रखना है, अगर आपको न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम इन तीनों पॉइंटों को कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हम रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सिंपल सा एक सीक्वेंस हो जाएगा, जो मैंने आपको 5 कंपोनेंट बताए थे उसमें से केवल 3 ही रह जाएंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड हो जाएगा हमारे पास मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर न्यूमेरिकल में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो हमको इसको कंसीडर नहीं करना। ये तभी कंसीडर करना है कि जब हमको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, यानी कि ये तीनों का ही एक कह सकते हैं आप आउटपुट हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमारे 3 पॉइंट हो जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिक्स्ड इनकम। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो हमको सेपरेटली हमारी रेंट एंड रॉयल्टी दिया होगा उसको कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट का पॉइंट दिए होंगे उसको कंसीडर करेंगे और इंटरेस्ट में जो दिया होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपके ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है तो इनको कंसीडर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसके हम आगे बात करते हैं। जब हम इन सभी कंपोनेंट को ऐड करते हैं, यानी कि मान के चलिए अगर हम इन सभी कंपोनेंट को जब ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेट होके आता है NDP-FC, यानी कि NDP-FC यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा। NDP-FC का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बट ये हमारी नेशनल इनकम नहीं होती। हमारी नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC, इट्स कॉल्ड नेशनल इनकम। ये क्या होती है? हमारी नेशनल इनकम। तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, बनाया हुआ है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, अगर आपने वो देखा होगा तो आप इसको कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जैसे हमको NDP को FC को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे NNP में। देखिए नेट यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हमको इसको चेंज नहीं करना। P यहाँ पे भी दिया हुआ है, P यहाँ पे भी दिया है, इसको चेंज नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है, यानी कि अब हमको क्या करना है? डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं?
यहाँ पे ऐड कर देते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जब हमको NDP-FC जब कैलकुलेट होके आएगा ये 3 कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे NDP-FC, बट हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमको NNP-FC कैलकुलेट करना है। तो NNP-FC कैलकुलेट करने के लिए डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए NFIA को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम NFIA को ऐड कर देंगे तो हमारा NNP-FC कैलकुलेट होके आ जाएगा, यानी कि हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस लेक्चर को हम इसी को यहाँ समाप्त करते हैं। आपको बस केवल यहाँ पे इतना ध्यान देना है, ये जो कंपोनेंट है उससे कैलकुलेट होगा NDP-FC, आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDP-FC को हम जब कन्वर्ट करेंगे NNP में, क्योंकि हमारी नेशनल इनकम होती है NNP-FC, तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप रिलेटेड टू एग्रीगेट जो मेरा वीडियो है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो जितने भी हम मेथड की बात कर रहे हैं उससे हमारी डायरेक्टली नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती। और मैंने उसको वहाँ पे उस वीडियो में बताया हुआ है कैसे हम किसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस में से क्या माइनस करते हैं, क्या ऐड करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।